हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इंश्योरेंस क्लेम। आज हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे उसका नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम। हम सब जानते हैं कि अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो हम हमारे खुद का और हमारे फैमिली मेम्बर्स का निकालते हैं। एक होता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो हम हमारा फैमिली का निकालते हैं इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी। एक होता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो नॉर्मली हम हमारे व्हीकल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का निकालते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कभी एक्सीडेंट वगैरह से हो जाए तो उसमें जो भी लॉस हो उसकी रिकवरी हो सके। वैसे एक होता है फायर इंश्योरेंस। वैसे एक क्या होता है? फायर इंश्योरेंस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, या देखिएगा फायर इंश्योरेंस के बारे में। किसके बारे में? फायर इंश्योरेंस के बारे में। फायर इंश्योरेंस जो होता है ये किसका निकाला जाता है? फायर इंश्योरेंस हम किसका निकालेंगे? हमारे फैक्ट्री, हमारे गोडाउन, हमारा जो बिजनेस प्रीमाइसेस, हमारे जो ऑफिसेस वगैरह हैं, हम नॉर्मली उनका निकालेंगे जहाँ पे हम हमारा स्टॉक या फिर जहाँ पे हम हमारी गुड्स स्टोर करके रखते हैं। वो हमारा गोडाउन हो सकता है, हमारी फैक्ट्री हो सकती है या फिर हमारी शॉप हो सकती है। कि अगर से अनफॉर्चुनेटली कभी फायर ऑकर हो जाए, आग लग जाए, तो उस फायर के बाद जो हमारा लॉस होगा, उस फायर से जो हमारा लॉस होगा, उस लॉस की रिकवरी हो सके, इसके लिए हम क्या करवाते हैं? इंश्योरेंस करवाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, इंश्योरेंस क्लेम। अब पहले हम देखते हैं कि इसमें किस दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक। एक जो ये होगा दैट इज द लॉस ऑफ स्टॉक। अगर से फायर ऑकर हुई है, आग लगी है, तो ऑब्वियसली बात है हमारा स्टॉक जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हमने जो भी गुड्स स्टोर करके रखी थी वो बर्बाद होगी। तो ये हो गया आपका लॉस ऑफ स्टॉक। और दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है? लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट क्या है? तो लॉस ऑफ प्रॉफिट जैसे फायर ऑकर होगी, आग लगेगी, तो अब आग लगने से क्या होगा? हमारा जो बिजनेस है वो डिस्टर्ब होगा। ऑब्वियसली बात है हमारा बिजनेस क्या होगा? कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब हो जाएगा। अब बिजनेस डिस्टर्ब होगा मतलब इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट हमारे सेल पे पड़ेगा, हमारा सेल कम हो जाएगा। सेल कम होगा मतलब इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट भी कम होगा। तो एक दूसरा टाइप जो होता है दैट इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कम हो गया तो उसका भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं। फिलहाल अभी हम देखने वाले हैं लॉस ऑफ स्टॉक। तो दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं इस टॉपिक में। एक होता है लॉस ऑफ स्टॉक और दूसरा होता है लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? अकाउंट्स वगैरह क्यों बनाना पड़ता है? तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अकाउंट्स बनाने की नीड क्या है। जैसे फायर ऑकर हुई है, आग लगी है। अब आग लगी है, पहले से हमें आइडिया नहीं था कि आग लगने वाली है। अगर पहले से हमें आइडिया होता तो ये हम सारा स्टॉक, सारी गुड्स कहीं और शिफ्ट कर देते। ऑब्वियस सी बात है कि पहले से पता नहीं होता, सडनली होता है। अब सडनली हमें फोन आया वॉचमैन के भी, सर आग लग गई है हमारे गोडाउन में। अब जाके देखा तो गोडाउन में सारी गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुकी। लेकिन कितनी गुड्स थी, कितने का लॉस हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? मुझे बताइए, मैंने जैसे इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेज किया, मैंने इंश्योरेंस करवाया है, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी को कितना क्लेम करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मांगूंगा? इसके लिए पहले मुझे तो पता होना चाहिए कि मेरा लॉस कितना हुआ। तो उस लॉस के अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स और कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे फायर ऑकर हो गई, आग लग गई, अब कितने का लॉस हुआ ये कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस दिन स्टॉक कितना था, उस दिन हमारे गोडाउन में या हमारे फैक्ट्री में या हमारे वेयर हाउसेस में स्टॉक कितना था। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स बनाने हैं। तो उसमें से पहला एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट जो होगा दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर दूसरा हो सकता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी हम आगे देखने वाले हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ क्वेश्चंस में डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है और नेक्स्ट मींस क्रेडिटर्स अकाउंट भी। क्या पहले फर्स्ट 2 अकाउंट्स में मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें डेटर्स और क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन दी होती है। तो उस प्रॉब्लम में हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स का भी अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि हमें पहले से पता नहीं था कि आग लगने वाली, आग लग गई। अब इंश्योरेंस कंपनी से हमें
क्लेम करना है, लेकिन कितना करना है उसके लिए पहले हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें कितना क्लेम करना है। तो मैंने कहा कि कितने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तो 4 अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक ट्रेडिंग अकाउंट होगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग होगा, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ट्रेडिंग अकाउंट याद रखिएगा ये प्रीवियस ईयर के लिए बनाया जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट उसी क्वेश्चन में बनाया जाएगा जिस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया होगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉट गिवन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉट गिवन। अगर से क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑलरेडी दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो समझते हो ना कि हम कितने % प्रॉफिट अर्न करते हैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करके सेल करने पे। अगर से क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं दिया है तो पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। मतलब हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम नॉर्मली कितने % प्रॉफिट अर्न करते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग। मेमोरेंडम ट्रेडिंग, मेमोरेंडम का मतलब होता है जस्ट लाइक वर्किंग नोट्स या फिर रफ वर्क, जो मतलब फेयर वर्क नहीं है। जैसे हमें कोई अमाउंट फाइंड आउट करना होता है तो हम वर्किंग नोट्स बनाते हैं, वैसे ही हमें क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसका नाम होता है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और ये बनता है करंट ईयर के लिए। और इसको बनाने का पर्पस क्या होगा? टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। इसको बनाने का पर्पस क्या होगा? टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। याद रखिएगा मेमोरेंडम अकाउंट से हमें पता चलेगा कि जिस दिन फायर ऑकर्ड हुआ उस दिन हमारे गोडाउन या हमारे शॉप में कितना स्टॉक था। करेक्ट। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी ईयर के लिए बनाया जाता है? प्रीवियस ईयर के लिए बनाया जाता है, अर्लियर ईयर के लिए। क्यों बनाया जाता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम उतना ही प्रॉफिट इस साल अप्लाई कर सकें। और अगर से क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया होगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कौन से ईयर के लिए बनेगा? करंट ईयर के लिए। मेमोरेंडम का मतलब होता है जस्ट लाइक वर्किंग नोट्स, एक रफ वर्क होगा जिसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर। और अगर से क्वेश्चन में डेटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, याद रखिएगा डेटर्स और क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली होता है करंट ईयर के बारे में दिया होगा। तो डेटर्स की इंफॉर्मेशन दिया है तो डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, और उससे जो फाइंड आउट होगा दैट इज ओनली क्रेडिट सेल। उससे क्या फाइंड आउट होगा? क्रेडिट सेल। और क्रेडिटर्स, अगर से क्रेडिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा, और उससे क्या फाइंड आउट करेगी? क्रेडिट परचेज। तो नॉर्मली इतने अकाउंट्स आपको बनाने पड़ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ सकता है प्रीवियस ईयर के लिए। क्यों बनाएंगे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया होगा तो हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली बनाएंगे मेमोरेंडम जो बनेगा करंट ईयर के लिए। क्यों बनाया जाएगा मेमोरेंडम? टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद है डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट की इंफॉर्मेशन अगर से दिया है तो डेटर्स अकाउंट बनेगा, और डेटर्स से क्या फाइंड आउट होगा? क्रेडिट सेल। नेक्स्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स अकाउंट से क्या फाइंड आउट करना है? क्रेडिट परचेज। क्लियर। अब हम फॉर्मेट देखते हैं और फिर कुछ फॉर्मूले देखेंगे। आप सब लोग जानते हो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और मेमोरेंडम ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट इसके पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से देखते हैं। उसे शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली क्या क्या आता है। देखिए ट्रेडिंग इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं 11-12 में। नॉर्मली क्या क्या लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में? तो पहले हेडिंग लिख देते हैं, सॉरी, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं हम? डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक कि हमारे पास कितना स्टॉक था, फिर लिखा जाएगा परचेज लेस परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न। अगर इसे परचेज रिटर्न दिया होगा तो उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। और याद रखिएगा कोई एसेट्स परचेज अगर से कभी प्रॉब्लम में दिया होगा, जैसे दिया परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो हम क्या करेंगे? उसे भी परचेज के अमाउंट में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब समझते हो ना, वेजेस, ऑक्ट्राई, कैरेज, ट्रांसपोर्टेशन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसके कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं। वेजेस हो सकता है, कैरेज एक्सपेंसेस हो सकता है। कैरेज कौन सा? कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज ऑन परचेज। याद रखिएगा कैरेज आउटवर्ड नहीं। वेजेस होगा, वेजेस एंड सैलरी हो सकता है, कैरेज हो सकता है, ऑक्ट्राई ड्यूटी हो सकती है, ऑक्ट्रा कस्टम ड्यूटी हो सकता है,
अगर से आपने किसी एजेंट के थ्रू कोई गुड्स परचेज किया तो कमीशन ऑन परचेज भी लिख सकते हो आप, कमीशन ऑन परचेज आएगा। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसके डेबिट साइड में ओपनिंग परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप लिख सकते हो वेजेस, कैरिंग ऑक्ट्रॉय, कमीशन ऑन परचेज, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री एक्सपेंस। और जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम क्या नाम देते हैं बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट। उसे हम क्या नाम देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये नॉर्मली हम सब जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ये उसका डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है, तो सेल्स लिखा जाता है, उसमें से भी लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से हम क्या कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस करके लिख देंगे। हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर से प्रॉब्लम में अनरिकॉर्डेड सेल दिया होगा तो हम अनरिकॉर्डेड सेल को क्या करेंगे, सेल में ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। वैसे अनरिकॉर्डेड परचेज अगर से दिया है तो परचेज में ऐड होना चाहिए। तो सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट। अगर से ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है गुड्स लॉस बाय फायर और एक्सीडेंट, मतलब हमने इंश्योरेंस पहले नहीं करवाया होगा। फिर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज वगैरह दिया होगा, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा नॉर्मली ट्रेडिंग का फॉर्मेट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक बार फिर से बताइए कौन सी ईयर के लिए बनाया जाएगा, प्रीवियस ईयर के लिए। किस क्वेश्चन में बनाएंगे, जिस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशो नहीं दिया होगा। मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या फाइंड आउट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और फिर ग्रॉस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट परसेंट मतलब रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला अकाउंट हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। दूसरा कौन सा है, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इट्स काइंड ऑफ वर्किंग। ये करंट ईयर के लिए बनेगा और ये क्यों बनाया जाएगा बताइएगा, टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक। तो फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होगा, ट्रेडिंग का भी वही फॉर्मेट होगा और मेमोरेंडम के भी, सिर्फ टाइम ड्यूरेशन याद रखिएगा अलग होगा। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी ईयर के लिए बनेगा, प्रीवियस ईयर के लिए, और मेमोरेंडम कौन सी ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए। एंट्री वैसे ही करनी है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड सो ऑन। लेकिन याद रखिएगा कि जब मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा तो बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो क्रेडिट साइड में आएगा, उसको क्या नाम दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या नाम दिया जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो दोनों में ये माइनर सा डिफरेंस होता है। याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट अगर हम बना रहे प्रीवियस ईयर के लिए तो बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, जिसको हम नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखिएगा ग्रॉस लॉस कभी नहीं आने वाला इस टॉपिक में जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होगा ट्रेडिंग अकाउंट अगर से बनता है। और सपोज मेमोरेंडम का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, मेमोरेंडम अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट में नहीं आ सकता। याद रखिएगा मेमोरेंडम में बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, जिसको क्या नाम देंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ये जो होगा ये माना जाएगा कि जिस दिन फायर ऑकर हुई उस दिन हमारा इतना स्टॉक था और इतने का लॉस हुआ। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 1 लाख रुपीज़, तो ये 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक उस दिन था जिस दिन आग लगी। तो पहले 2 अकाउंट्स बनाने पड़ सकते, ट्रेडिंग एंड मेमोरेंडम। फिर वैसे ही डेटर्स और क्रेडिटर्स, अगर डेटर्स और क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन है तो डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगी, अदरवाइज डेटर्स क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपका इन 2 अकाउंट्स में फाइनली आंसर आ जाएगा। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो फॉर्मूले लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब मैंने कहा कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, क्या फाइंड आउट किया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। मतलब ये जो आंसर होगा ये ऑब्वियसली होता है अमाउंट में होगा, 10,000, 15,000, 20,000, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आए 10,000 और आपका सेल्स दिया जैसे 5 लाख, 10 लाख मानिएगा, तो अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 डिवाइडेड बाय 10 lakhs
इंटू 100 करोगे तो ये 1% होगा शायद आपका, कितना होगा 1%। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। ये नॉर्मली माना जाता है ग्रॉस प्रॉफिट किस पे, सेल्स में। एक और फॉर्मूला लिखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अगर से क्वेश्चन में ये दिया है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, सेल्स पे नहीं, तो फिर फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। नॉर्मली ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट का है और ये ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये प्रीवियस ईयर के लिए अप्लाई होगा और ये करंट ईयर के लिए। तीसरा फॉर्मूला आप लिखिएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है, मार्केट से कम कंसीडर करना है या फिर मार्केट से ज्यादा कंसीडर करना, मार्केट से कम कंसीडर करना। जैसे मार्केट में एक्चुअल वैल्यू थी 80,000, हमने कंसीडर किया 70,000, दैट इज अंडर वैल्यूएशन। तो अंडर वैल्यूएशन का फॉर्मूला आप लिखिएगा अमाउंट ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन, रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन इनटू 100 और इसी का अपोजिट हो जाएगा ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर से क्वेश्चन में ऐसा दिया कि स्टॉक ओवर वैल्यू है, स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो फिर फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, अमाउंट ऑफ स्टॉक, अमाउंट ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन, रेट ऑफ ओवर वैल्यूएशन इनटू 100। पहला फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करने का, दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट फाइंड आउट करने का है। ये प्रीवियस ईयर के लिए अप्लाई होगा, ये करंट ईयर के लिए। फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया होगा तो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ अंडर वैल्यूएशन इनटू 100। और अगर से ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो फिर ओवर वैल्यूएशन का फॉर्मूला क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस किया था, यहाँ पे प्लस। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि अगर से ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन परसेंटेज में दिया है, किसमें, परसेंटेज में, तो ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर से ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन अमाउंट में दिया है, जैसे ₹5000, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, डायरेक्टली इस अमाउंट को प्लस माइनस करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक अंडर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में 5000 रुपीज ऐड कर देंगे। स्टॉक अगर से ओवर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से 5000 माइनस कर देंगे। अंडर वैल्यू है तो 5000 प्लस होगा और ओवर वैल्यूएशन दिया होगा तो 5000 प्लस। अंडर वैल्यूएशन तो प्लस होगा, ओवर वैल्यूएशन रहा तो माइनस होगा। अमाउंट दिया है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले कब अप्लाई करेंगे, जब ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन काइंड दिया होगा परसेंटेज में। क्लियर। इसके बाद अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, अमाउंट ऑफ क्लेम। अब हमने एग्जांपल देखा था कि जिस दिन फायर ऑकर्ड उस दिन कितना स्टॉक था हमारे पास में, 1 लाख रुपीज। तो ये लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाएगा। हाँ, अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा आपको सैल्वेज स्टॉक। सैल्वेज मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जरूरी नहीं है कि आग लगेगी तो सारी चीजें जल जाएगी, कुछ चीजें बच भी सकती है, जो बच जाती है दैट इज अ सैल्वेज। तो क्लोजिंग में से क्या करेगा, आप सैल्वेज स्टॉक माइनस कर दोगे। अब जो आंसर आएगा दैट इज अ लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक। इसे हम कह सकते हैं नेट लॉस, कि फाइनली इतना लॉस हुआ। जैसे स्टॉक कितना था, 1 लाख का था और क्वेश्चन में दिया है कि सैल्वेज है 15,000 की, 15,000 की गुड्स बच गई थी, मतलब एग्जैक्टली जो लॉस हुआ है नेट दैट इज 85,000। तो ये कहलाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। तो यह देखिए इंश्योरेंस क्लेम का जो टॉपिक है, इसमें ये 4 अकाउंट मैक्सिमम बनाने पड़ सकते हैं, ट्रेडिंग, मेमोरेंडम, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ट्रेडिंग एंड मेमोरेंडम का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ एक ही चेंजेस होता है कि ट्रेडिंग प्रीवियस ईयर के लिए बनता है, मेमोरेंडम करंट ईयर के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस डेबिट साइड आएगा, जिसको क्या नाम दिया जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर से मेमोरेंडम बनाओगे तो बैलेंस कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड, जिसको क्या नाम देगा, क्लोजिंग स्टॉक।
ये जो स्टॉक आएगा इसका मीनिंग है कि जिस दिन फायर ऑकर हुई उस दिन हमारे गोडाउन या हमारे शॉप में इतना स्टॉक था। फिर हमने कुछ फॉर्मूले देखे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, फिर कितना क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से लेना है वो हमने लिखा है। तो अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ये जो आंसर आया था आपका, इसमें से आप क्या करोगे, सैलवेज स्टॉक अगर से क्वेश्चन में दिया है तो माइनस कर देंगे, फिर फाइनली जो बचेगा दैट इज द नेट लॉस। एक कंसेप्ट होता है इसमें एवरेज क्लॉज का, याद रखिएगा एवरेज क्लॉज। क्वेश्चन में कभी कभार एवरेज क्लॉज अप्लाई करना पड़ सकता है, और एवरेज क्लॉज जो है ये अप्लाई कब होता है, जब क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट दिया हो। जैसे ये जो एग्जांपल अभी हमने मान के चलिए क्वेश्चन में पॉलिसी आपको दिया था, पॉलिसी अमाउंट ₹2 लाख कि हमने इंश्योरेंस कितने का करवाया, 2 लाख रुपीज का। तो मुझे देखिए इंश्योरेंस कंपनी हमें 2 लाख रुपीज देगी या 85,000 देगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना हमारा लॉस हो उतने की ही रिकवरी होगी। लेकिन कभी कभार प्रॉब्लम में ऐसा उल्टा हो सकता है कि पॉलिसी के अमाउंट कम हो जाए और लॉस, मतलब जो हमारा स्टॉक है, जो हमारा लॉस है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए। तो उस कंडीशन में हमें अप्लाई करना होता है एवरेज क्लॉज। तो एवरेज क्लॉज अप्लाई कब होता है, द अमाउंट ऑफ पॉलिसी लेस देन क्लोजिंग स्टॉक। तो पॉलिसी के अमाउंट कम होगी और स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पॉलिसी के अमाउंट ज्यादा है, स्टॉक की वैल्यू कम है, इंश्योरेंस कंपनी हमें 85,000 रुपीज दे देगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान के चलिए कि अगर से आपने पॉलिसी निकाला 50,000 की, पॉलिसी कितनी की, 50,000 की, तो आपको क्या लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी 85,000 देगी या 50,000 देगी? ऑब्वियस सी बात है वो 85,000 तो नहीं देने वाली, क्योंकि आपने अंडर इंश्योरेंस करवाया, आपने इंश्योरेंस 50,000 का करवाया, मैक्सिमम 50,000 मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा 50,000 भी नहीं देगी कंपनी, वो एवरेज क्लॉज का जो रूल है वो अप्लाई करेगी और उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उतना आपको दिया जाएगा, और जो आंसर आएगा वो कैसे निकलेगा देखिए। तो एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होता है, जब पॉलिसी की वैल्यू कम हो और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा हो। पॉलिसी की वैल्यू कम और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा। जैसे पॉलिसी है 50,000, पॉलिसी कितना 50,000 और लॉस ऑफ स्टॉक है आपका 1 लाख। तो इस सिचुएशन में अप्लाई होता है एवरेज क्लॉज, और जब एवरेज क्लॉज अप्लाई होता है तब हम फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला लिखिएगा, अमाउंट ऑफ क्लेम इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितना, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000 डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 1 लाख, इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। अब देखिए कितने की पॉलिसी है, 50,000 की पॉलिसी है, कितना स्टॉक है 1 लाख, लॉस कितने का हुआ है 85,000। अब जो आंसर आएगा उतना पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। देखिए कितना आंसर आएगा, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 85,000। इंश्योरेंस कंपनी हमें जो अमाउंट देगी दैट इज 42,500। ये कहलाता है एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होगा, लास्ट टाइम सुनिएगा, जब क्वेश्चन में पॉलिसी का अमाउंट दिया, पॉलिसी का अमाउंट कम होगी और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे अभी पॉलिसी 50,000 का जबकि स्टॉक कितने का 1 लाख। लेकिन अगर से उल्टा दिया रहा, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया 2 लाख रुपीज का, पॉलिसी कितनी की 2 लाख की, और स्टॉक कितने का था 1 लाख का, तो इस क्वेश्चन में आपको एवरेज क्लॉज पे जाना ही नहीं है। आपका जो आंसर आएगा, ये जैसे हमारा आंसर आया था 85, तो 85,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। तो ये हमारा टॉपिक था, कौन सा, इंश्योरेंस क्लेम। 4 अकाउंट्स, ये फॉर्मेट है, नोट डाउन कर लीजिए।